हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल से बताया जाएगा। हर एक करंट अफेयर्स का आपका स्टेटिक जीके और जो उसका जितना भी डिटेल्स हो सकता है उसको बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक बार में नहीं 2 बार में देख लीजिएगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप देख लेंगे वीडियो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, इतना मैं कह सकता हूं। क्योंकि आप जो है देखेंगे कितना डिटेल्स में जो है इसका एनालिसिस किया जाएगा, विस्तृत जो है। मंथली है लेकिन हम ये आपको मंथली की तरह पढ़ाएंगे, ना कि पूरा जो है शार्ट में उसको समेट देंगे। इसलिए जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो भी एक भी व्यक्ति इस पे अगर लेक्चर को पूरा देखेगा तो जान लीजिए वो निश्चित रूप से ये कहेगा कि हमको ये फायदा हुआ है सेशन से। तो शुरुआत करते हैं आज के जो है फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के साथ। तो आप लोग अपना कमर कस लीजिएगा, थोड़ा सेशन लंबा होने वाला है क्योंकि पूरे महीने का आपको करंट अफेयर्स आप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो ये अभी कौन सा देश करेगा ये आपको बताना है, वो भी ब्रिक्स। अभी ब्रिक्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा जरूर बताएंगे, बिना बताए नहीं आगे बढ़ूंगा। तो देखिए, विकल्प हम कम से कम बताने की कोशिश करेंगे। आप जो है विकल्प देख लीजिएगा वैसे, क्योंकि जो है मंथली है वैसे भी लॉन्ग रहेगा, तो इसीलिए विकल्प नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो अपना देश भारत जो है इस ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करने वाला है। तो देखिएगा इसके बारे में, युवा मामलों का विभाग है यानी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है। 3 से 7 मार्च तक अभी जो है इसका आयोजन यानी शुरू हो गया है। 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन कर रहा है। थीम इस वर्ष का होगा, इसका थीम होगा सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता यानी यूथ इंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैठक में ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो है अभी आपका 5 तारीख है और 6 या 7 यानी 7 तारीख तक ये इसका आयोजन होगा। तो याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ब्रिक्स में देखेंगे, ब्रिक्स जो है उसका 11वां सदस्य अभी इंडोनेशिया बना था, कहीं कहीं 10वां लिखा है, कहीं कहीं 11वां लिखा है। इसे ब्रिक्स में जो है शामिल होने के प्रस्ताव को 2023 में जो है जोहान्सबर्ग में हुए सम्मेलन के दौरान मंजूरी मिल गई थी, यानी ये ब्रिक्स का जो है इंडोनेशिया भी सदस्य हो गया है। ब्रिक्स की स्थापना आपका 2006 में हुआ था ब्रिक के रूप में, लेकिन 2009 में जब इसका पहला सम्मेलन हुआ उसके बाद से 2010 में इसको जो है साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ दिया गया, इसीलिए इसका नाम ब्रिक्स हो गया, ये बाद में जुड़ गया। ये आपको ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर आपका संघाई चीन में है। और उसके बाद सदस्य देखेंगे तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये आपका ब्रिक्स नाम से है, पहले जो सब देशों के पहला नाम है। उसके बाद से इसमें देखेंगे मिस्र जुड़ा, इथोपिया जुड़ा, संयुक्त अरब अमीरात जुड़ा और सऊदी अरब जुड़ा। अभी मतलब ईरान जुड़ा, अभी इंडोनेशिया भी जुड़ गया है। तो ये इसके सदस्य देश हैं, इसको याद रखना। कहीं कहीं आपको सऊदी अरब इसका सदस्य नहीं माना है, क्योंकि जब इसका कजान में पिछला सम्मेलन हुआ था तब ये कहा गया था कि इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए इसका सदस्य नहीं है, लेकिन सदस्य ये इसका बनाया गया था। पहला सम्मेलन आपका रूस के एकातेरिनबर्ग रूस में हुआ था 2009 में, आपको हम बताएं तो 2009 में हुआ था। भारत में अभी तक का जो है इसका 3 सम्मेलन हो चुका है। कौन कौन से? पहला 2012 में नई दिल्ली में हुआ था, दूसरा 2016 में भारत में हुआ था, और 2021 वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है भारत में हुआ था। अभी रिसेंट जो है पिछली बार 2023 वाला दक्षिण अफ्रीका हुआ, जहां इसको मंजूरी मिला था इंडोनेशिया को सदस्य बनने के लिए। और 16वां आपका जो है रूस में हुआ है कजान में, आपको ये भी हम बताएं। और अभी ब्राजील में जो है ये प्रस्तावित है, रियो डी जेनेरियो में जो है 17वां सम्मेलन होने वाला है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उधवा झील को जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये उधवा झील आपका किस राज्य में स्थित है जिसको अभी रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाने पूरा संभावना है। अभी जो है रामसर जो है विश्व रामसर दिवस हम लोग मनाए थे, आर्द्रभूमि दिवस मनाए थे। तो ये कहाँ जो है किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर आपका रहेगा ये झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में। तो अभी 4 रामसर साइट हम लोग जो है नए बने हैं हमारे देश में। पहले 85 रामसर साइट से अब जो है आपके 4 जुड़ गए हैं, यानी 89 रामसर साइट हो गए हैं अपने देश में। उसमें देखेंगे सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, और उधवा झील आपका झारखंड, और खेचे ओ पलरी वेटलैंड सिक्किम।
ये आपका सिक्किम का पहला वेटलैंड होगा। तो ये इसमें शामिल किए गए हैं अभी रिसेंटली। देखिएगा, वेटलैंड दिवस हम लोग मनाए थे कि वेटलैंड्स को जो है भूदृश्य का गुर्दा कहा जाता है, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, क्योंकि ये जो है जल तंत्र को शुद्ध करता है। 1986 में जो है राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम आया था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। 115 जो है लक्ष्य रखा गया था, पहचान किया गया था कि वेटलैंड्स को हम लोग शामिल करेंगे। सर्वाधिक वेटलैंड्स अगर देखेंगे तो ब्रिटेन में है लगभग 175 175 वेटलैंड्स, और मैक्सिको में लगभग 142 वेटलैंड्स हैं। भारत में अगर आप देखेंगे तो आपको हम बता दिए 89 हो गए हैं, अभी 4 आपका जुड़ा है, और 18 प्लस 2, 18 पहले था तमिलनाडु में, 2 20 मतलब रामसर साइड कहाँ हो गए हैं, तमिलनाडु में हो गया है। 2 अभी जो है रिसेंटली जुड़ा है, तो हम आपको इसको भी दिखाएं। और उत्तर प्रदेश में आपके जो है सेकंड स्थान पे 10 रामसर साइट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ये क्वेश्चन पूछे जाने पूरी संभावना है, क्योंकि जो है वेटलैंड से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये देखिएगा, उदयपुर और इंदौर जो है, 2 न्यूज और है। उदयपुर और इंदौर को जो है भारत के पहले ऐसे शहर बने हैं जिन्हें जो है यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में किसे विकसित भारत की यात्रा के इंजन के रूप में नहीं माना गया है। तो इसमें से जो है किसको किसको इंजन के रूप में माना गया है और एक को इंजन के रूप में नहीं माना गया है। कृषि, एमएसएमई, निर्यात, मजदूर। तो मजदूर को इसमें जो है शामिल नहीं किया गया है। देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। केंद्रीय बजट में जो है रेखांकित किया गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये जो है विकसित भारत की यात्रा के इंजन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सुधार जो है, सुधार को इंजन के रूप में और समावेशिता की भावना को जो है पथ प्रदर्शक के रूप में माना गया है, रखा गया है। तो मजदूर इसका जो है पार्ट नहीं है। कृषि है, एमएसएमई है, निवेश और निर्यात है। तो इसको याद रखना है, बहुत ज्यादा संभावना है पूछे जाने की। अगला है केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार जो है इस किस योजना को मंजूरी दी है जो है एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में देख लीजिएगा। इस योजना से जो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत जो है कोई भी लोन लेने वाली कंपनी को एमएसएमई के 100 करोड़ लोन पर जो है 60% गारंटी कवरेज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड लेगी। यानी अगर आप लोन ले रहे हैं तो एक कंपनी है, ये कंपनी है आपका नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, वो 60% ये जिम्मेदारी लेगी कि अगर लोन देंगे, अगर डूब जाएगा आपका 60% हम आपको रिटर्न करेंगे। तो इससे जो है लोन देने में जो है कंपनियों को सुविधा होगी। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बारे में देखिएगा। ये भारत सरकार की वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। 2014 में इसको स्थापित किया गया था। कार्य यही है क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम को चलाना और लोन के रिस्क को जो है शेयर करना, कि लोन को रिस्क कैसे जो है कम किया जा सकता है, इसके लिए यह कंपनी आपका बना था। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये आपको बताना है, ये मखाना बोर्ड जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। आप सबको बताना है मखाना का उत्पादन कैसे होता है, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन हम इस पे जो है क्या आप लोग से बताना शायद नहीं चाहिए। आप इस पे जो है आपका 50 रुपए का इनाम जीत चुका हूँ मखाना उत्पादन से संबंधित। तो ये बिहार में अभी जो है आपका उत्पादन करने के लिए, इसका जो है स्टेब्लिश करने के लिए मखाना बोर्ड इसमें बजट में कहा गया था। तो मखाना के उत्पादन को, उसके प्रोसेसिंग को यानी प्रसंस्करण को, संवर्धन को और मार्केटिंग को जो है विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाने का ये बजट में इसका प्रावधान किया गया था। अगला है, गूगल मैप्स ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। अभी इसके बारे में आप ये जान लीजिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बने हैं, कहाँ के, अब ये भी बताना पड़े तो गड़बड़ी है आप लोग के। यूएसए का जो है, यूएसए के ये जो है प्रेसिडेंट बने हैं, सेकंड टाइम बने हैं। तो इन्होंने जब से ये आए हैं
आप देखे होंगे भारत के कई सारे जो है जो अवैध रूप से अमेरिका में गए थे, उनको जो है कई शिफ्ट में ला करके भारत में छोड़ दिए, वो भी हथकड़ी पहना करके ला कर छोड़ दिए। ये न्यूज आप जरूर देखे होंगे। तो इसमें इससे क्या होगा, जब से ये आए तब से अपने देश की सुरक्षा के लिए कई सारे कदम उठाए। इन्होंने कहा पनामा को हम अपने कब्जे में ले लेंगे, जो है जो ये मैक्सिको की खाड़ी पर जो है पूरा बाड़ लगा देंगे, उससे जो है जितने अवैध इधर से आने वाले प्रवासी होते हैं उनको जो हम आने नहीं देंगे अपने देश में अवैध रूप से, और जो है पनामा को कंट्रोल कर लेंगे। ये सब तमाम अमेरिका बात इनके द्वारा कहा गया था। तो देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके ये जो है गूगल मैप्स ने जो है अमेरिका की खाड़ी कर दिया था। यहाँ तक कि आपका जो है 9 फरवरी को ये मैक्सिको की खाड़ी दिवस भी घोषित किए थे मनाने के लिए। तो ये अमेरिका की खाड़ी कर दिया था। ये देखेंगे आपका मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसको अब जो आप देखेंगे आने वाले समय में यहाँ अमेरिका की खाड़ी नजर आएगा। तो गल्फ ऑफ अमेरिका हो सकता है या यह है बे ऑफ अमेरिका। तो इसको ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये आपको बताना है, स्पेस में जो है सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक मतलब समझ रहे हैं ना, जिस तरह से हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं उसी तरह से स्पेस में वॉक किया जाता है। तो स्पेस वॉक में जो है सबसे अधिक समय तक जो है सुनीता विलियम्स ने उपलब्धि हासिल की है कि सबसे अधिक समय तक जो है ये महिला बनी है जो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किए हैं। तो देखिएगा इसके बारे में, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की जो है नासा की अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो है 62 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉक करके नया रिकॉर्ड जो है अपने नाम किए हैं। इन्होंने जो है नासा की ही पूर्व महिला एस्ट्रोनॉट पेग्गी विट्सन जो 60 घंटे 21 मिनट की अपने उनके नाम रिकॉर्ड था, उनके रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया है, उनसे आगे बढ़ गई हैं। सुनीता विलियम्स देखेंगे तो सुनीता विलियम्स और बुल बिचमोर जो है जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है फंसे हैं। बोइंग स्टार लाइनर से जो है गए थे, 8 दिन का इनका मिशन था, लेकिन वहां फंस गए थे। तो अभी तक ये भी जो है वापस नहीं आ पाए, इनके स्पेस क्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी आ गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बुक अगला देखना है, बुक कर्मयोगिनी वीरांगना किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है, तो किसके द्वारा बुक लिखा गया है, कर्मयोगिनी वीरांगना। तो सही उत्तर आपका रहेगा विजया रहाटकर द्वारा यह बुक लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, विजया रहाटकर द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखेंगे इसके बारे में, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक कर्मयोगिनी वीरांगना के पहले संस्करण को जो है लॉन्च किया है। देखिएगा कोई जो है किसी पद पर रहता है, वो भी संवैधानिक या सांविधिक निकाय के पद पर, उसके द्वारा अगर कोई बुक लिखा जाता है तो वो बुक आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर, उनके द्वारा लिखा गया, तो ये महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक जो है अहिल्याबाई होलकर के साहस के बलिदान और उनके नेतृत्व को जो है पर आधारित है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जानेंगे तो महिलाओं से संबंधित जो है महिलाओं से मुद्दे से संबंधित डील करने के लिए एक बॉडी है, जिसकी स्थापना जो है 1992 में हुई थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था 1990 में, 1990 में, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत किस देश के साथ जो है इक्यूबेरियन जो है इक्यूबेरिन अभ्यास जो है एक्सरसाइज इक्यूबेरिन में भाग ले रहा है। तो किस देश के साथ जो है इस अभ्यास में भाग ले रहा है वो आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा मालदीव के साथ जो है हम लोग इक्यूबेरिन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। आयोजन जो है इसका माफिला फूसी मालदीव में 2 से लेकर के 15 फरवरी तक हम लोग आयोजन किए हैं। 13वां संस्करण इसका था। यह जो है संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत एक अर्ध नगरीय क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों को जो है अंजाम देने के लिए दोनों देशों के बीच जो है अंतर संचालन को बढ़ावा देने पर जो है केंद्रित है यह एक्सरसाइज। तो इसको ध्यान रखना है। अगला है, भारत के किस राज्य में देश का पहला सफेद, यह देखिए व्हाइट रहेगा, सफेद बाघ प्रजनन केंद्र यानी व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।
तो ये आप बताना है भारत के किस राज्य में जो है ये स्थापित किया जाएगा। विकल्प में है आपके जो है देख लीजिएगा विकल्प, वैसे इसकी स्थापना जो है आपका मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इसके बारे में देखिएगा, भारत का पहला बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के रीवा के गोविंदगढ़ में जो है स्थापित करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने जो है मंजूरी दे दी है। किसने मंजूरी दिया है? केंद्रीय चिड़ियाघर जो प्राधिकरण होता है अथॉरिटी, उसके द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य तो नाम से थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि प्रजनन को जो है सफेद बाघ की संख्या कम है, उसको बढ़ावा देना होगा। तो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति है सफेद बाघों का जो है संरक्षण और प्रजनन को जो है बढ़ावा देना, इसका ये उद्देश्य होगा। अगला है विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन, जिसे वेब्स कहते हैं, उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अपना प्यारा देश भारत जो है इस वेब्स की मेजबानी कर रहा है। तो इसको ध्यान रखना है, ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। देखेंगे इसके बारे में हम लोग। नई दिल्ली में जो है 5 से लेकर के 9 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स एंटरटेनमेंट समिट है, वेब्स जिसे कह रहे हैं, उसके बारे में देखिएगा। भारत पहली बार सम्मेलन की जो है मेजबानी कर रहा है, इस वेब सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उद्देश्य है मीडिया और मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों के बीच जो है संवाद करके नवाचार को बढ़ाना। इस उद्देश्य के तहत जो है इसको आयोजन किया जाता है। इसका यहाँ जो है फिल्म निर्माता हो गए, निर्देशक हो गए, अभिनेता, संगीतकार, प्रोड्यूसर और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग जो है एक साथ आकर के अपने विचारों और अनुभवों को जो है साझा करते हैं। अगला है फिलेमोन यांग किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष हैं जो 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे, आए हैं मतलब वहां लिखा है लेकिन आए थे ये। तो किस देश के जो है ये निवासी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो है ये किस संगठन के अध्यक्ष हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं। तो ये 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 19वें सत्र के अध्यक्ष रहे हैं फिलेमोन यांग, जो कैमरून देश से बिलोंग करते हैं, अफ्रीकी देश है। भारत की यात्रा पर 4 दिन की यात्रा पर थे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 193 मेंबर्स इसके इस समय सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। न्यूयॉर्क जो है इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। महासचिव इसके जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं। पुर्तगाल जो है ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, 2017 से हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र का अन्य 5 अंग देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ये इसके 5 अन्य जो है संगठन हैं। ये देखिएगा फिलेमोन यांग है, आपके कैमरून से बिलोंग करते हैं। इसकी राजधानी आपका जो है याओंडे है, याओंडे। अगला है किस आईआईटी द्वारा भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जो है कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है? तो ये आपको बताना है किस आईआईटी द्वारा जो है इस एटलस को लॉन्च किया गया है। ये आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब कैंसर से संबंधित जो है एटलस लॉन्च किया गया है। तो आईआईटी मद्रास द्वारा जो है इस एटलस को लॉन्च किया गया है। भारत का पहला जो है कैंसर जीनोम एटलस ये लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जो है देश भर में जो है 480 स्तन कैंसर रोगियों के जो है ऊतक का नमूना टिश्यू सैंपल इकट्ठा किया गया और जो है 960 एक्सोम इंडेक्सिंग को जो है पूरा किया गया। क्या होगा कि जैसे जितने लोगों को कैंसर हुआ है, मान लीजिए हो चुका है कैंसर, तो उनकी डाटा को जो है इकट्ठा किया जाएगा। कैंसर जो है कैंसर से संबंधित कैसे इनका ठीक हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, कितना जो है गंभीर स्थिति हुआ, कौन सा मेडिसिन इनको दिया गया जिससे ठीक हुआ, तो उस सब डाटा को पूरा एनालिसिस किया जाएगा। उसको एक जो है चार्ट बनाया जाएगा, उसी हिसाब से जो आने वाले जो पेशेंट होंगे उसको उससे डील किया जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा संभावना जो है ठीक होने की रहेगी। कैंसर जीनोम कार्यक्रम की शुरुआत जो आईआईटी मद्रास 2020 में जो है किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कह रहा किस राज्य में भारत की, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है खोली जाएगी। तो ये किस राज्य में खोली जाएगी? विकल्प में है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र।
तो सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र राज्य में जो है एआई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इस यूनिवर्सिटी द्वारा जो है एआई और संबंधित क्षेत्र में जो है अनुसंधान और विकास को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, जो उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा देने वाला उत्कृष्टता केंद्र होगा, एक्सीलेंस सेंटर भी होगा। अगला है आरबीआई द्वारा जो है कटौती के बाद नई रेपो रेट जो है क्या किया गया है। तो नई रेपो रेट जो है कटौती करके क्या किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा 6.25 इसका रेपो रेट किया गया है। तो रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसको भी देख लीजिएगा। रेपो रेट होता है वह ब्याज दर जिस पर जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। अगर मान लीजिए कहते हैं ना आरबीआई क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है। अगर बैंक को ऋण की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन देगा, तो वाणिज्यिक बैंक को अगर जो है ऋण की आवश्यकता पड़ेगी तो उसका जो बैंक है, जैसे हमारा बैंक आपका वाणिज्यिक बैंक होता है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, ये सब हमारे बैंक हैं, हम जिसमें काम करने जाते हैं। लेकिन अगर एक्सिस बैंक को आवश्यकता पड़ेगी ऋण की तो कहाँ जाएगा, या एसबीआई को पड़ेगी कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई जो है उनको कुछ पैसा लेकर के, कुछ जिसको कहते हैं ब्याज लेकर के, वह जो है उनको उधार देगा। तो जिस ब्याज दर पर वह उधार देता है उसी को जो है कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं रेपो रेट। इस समय अगर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेंगे तो उनको 6.25% जो है ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 6.25%। अगर 100 रुपया ले रहे हैं तो उनको जो है 6.25 रुपया ज्यादा करके देना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। तो उसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट होता है। अगर आरबीआई जो है बैंक जो है आरबीआई इनसे जो है लोन लेती है, या ये अपना पैसा जो है बैंकों को जमा करते हैं, तो आरबीआई भी तो उनको कुछ देगी। तो आरबीआई जिस रेट पर इनको पैसा देती है, सॉरी, जो आरबीआई के पास जमा करने के पास जो इनको रेट मिलता है, ब्याज दर मिलता है, वो जो है आपका रिवर्स रेपो रेट होता है, जो आरबीआई द्वारा दिया जाता है। तो पहली बार हुआ पिछले 5 सालों में जो आरबीआई ने जो है रेपो रेट को जो है कम किया है। 25 आधार अंकों को जो है 0.25% की कटौती करके इसे जो है 6.25% कर दिया है। इससे जो है आपका कई सारे फायदा होने वाले हैं, क्योंकि आपको ब्याज जो है सस्ते में मिलेगा, तो इससे कई सारे आपको लाभ मिलने वाले हैं। जैसे आप ही हैं, अगर मान लीजिए आप बैंक से उधार लेते हैं तो आपको जो है सस्ता मिलेगा। आप कुछ चीजें तो आप उधार ज्यादा से ज्यादा लेंगे, उधार लेंगे तो कई सारे जो है चीजें उससे सर्कुलेट होगी मार्केट में। अगला है देखिएगा, आपका पूरा डिटेल्स में जो है सेशन हम पूरा बता रहे हैं। जितने महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं, हो सकते हैं जितने महत्वपूर्ण बात उस टॉपिक पे हो सकता है उसको हम पूरा डिटेल्स में बता दे रहे हैं हम। तो वीडियो अपने मित्रों तक इसीलिए शेयर कर दीजिएगा। एक बार हम कह रहे हैं देख लीजिए, जितना महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था और हो सकते थे, लेकिन जितना कम से कम हो सकता है उतना स्टार्ट करने की कोशिश किया हूँ। अब इससे स्टार्ट कर दूंगा तो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने कोई मतलब निकलेगा नहीं, इसीलिए जितना हो सकता है उतना आपको बता रहे हैं। 15वां द्विवार्षिक एरो इंडिया इंटरनेशनल समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, आपके बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है एरो इंडिया इंटरनेशनल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो 15वां ये द्विवार्षिक है, ये भी ध्यान रखना है। इंडिया इंटरनेशनल सेमिनार जो है 8 फरवरी 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हुआ था। 2 दिवसीय समारोह का आयोजन जो है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थिनेस एंड सर्टिफिकेशन द्वारा जो है एरो इंडिया 2025 की प्रस्तावना के रूप में किया गया। और यही जो आपका एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में जो है 10 से लेकर 14 फरवरी तक भी आयोजित किया गया। ये देखिएगा, एक था एरो इंडिया इंटरनेशनल सेमिनार और एक था एक एरो इंडिया जो है एरो इंडिया 2025, तो इसका भी यही आयोजन किया गया था। थीम था फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज डिजाइन वैलिडेशंस में चुनौतियां। तो इस थीम के तहत इसको जो है आयोजित किया गया था। तो इसको और भी डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। अगला है किसके द्वारा लिखित या संकलित पुस्तक है आईएम का जो है उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचन किया गया है। तो किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है जिसका उपराष्ट्रपति द्वारा जो है विमोचन किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये आपका सही उत्तर रहेगा गोपीचंद पी हिंदुजा द्वारा जो है इस बुक को संकलित किया गया है। तो देखेंगे
उपराष्ट्रपति देखिएगा, उपराष्ट्रपति इनक्लेव में जो है एक भव्य समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये जो है प्रसिद्ध व्यवसायी और हिंदुजा समूह के अध्यक्ष हैं गोपीचंद पी हिंदुजा, उनके द्वारा संकलित पुस्तक है आईएएम का जो है विमोचन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हिंदुजा समूह के जो है वो है चीफ हैं। अगला है, हाल ही में सफाई कर्मचारी इस आयोग के कार्यकाल को जो है 3 वर्ष विस्तारित किया गया है। तो यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है जिसका अभी जो है विस्तार किया गया है, इसको जो है इसका समय जो है बढ़ाया गया है 3 वर्ष के लिए। तो ये आपको बताना है, जो ये आप कार्य है सफाई कर्मचारी आयोग राष्ट्रीय स्तर पे, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सही उत्तर आपका रहेगा सामाजिक न्याय एवं जो है अधिकारिता मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है, इसका भी विस्तार किया गया है। देखिएगा 1 मिनट, शायद जो है इसका विस्तार हम नहीं लिखे हैं, लेकिन अब जानिएगा कि हाँ इसी के तहत जो है 3 वर्ष के लिए विस्तार इसका किया गया है। इसको जो है पहले अस्थायी रूप से बनाया गया था, लेकिन इसको बाद में सस्पेंड कर दिया गया था और धीरे धीरे करके इसको जो है 3-3 वर्ष करके इसको जो है कई वर्ष 1990 के बाद ही इसको जो है 3-3 वर्ष करके बढ़ाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित मुद्दे को जो है डील करने के लिए यह जो है आयोग कार्य करता है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन किस शहर में जो है किया जाएगा। तो आपको बताना है ये ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम है पहला, वो भी जस्ट 2027 में होने वाला है, ये कहाँ होगा। तो विकल्प में है आपके रियाद, अबू धाबी, न्यूयॉर्क, सियोल। तो कहाँ होगा, रियाद में इसका जो है आयोजन होगा। सऊदी अरब के जो है रियाद में इसका आयोजन होने वाला, वो भी पहला है, इसलिए जो है आपका और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, 2027 में जब होगा तो इसके बारे में और इसका डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में रियाद सऊदी अरब में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने जो है 11 फरवरी 2025 को इसकी घोषणा की है, और आईओसी खेलों के आयोजन के लिए जो है सऊदी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति के साथ जो है साझेदारी कर रहा है। जिस तरह से हम लोग वीडियो गेम्स देखे होंगे, लूडो किस तरह से जो है खेला जाता है, उसी तरह से जो है ऑनलाइन गेम्स होगा, ई स्पोर्ट्स गेम्स होगा, वो भी पैरा जो है ओलंपिक्स गेम्स के माध्यम से होगा यहाँ। तो जैसे हम लोग गेम्स खेलते हैं, ये आप जानते होंगे कितना लोग जो है ऑनलाइन गेम्स में बिजी रहते हैं, तो उसको अब ओलंपिक्स गेम्स बना दिया जाएगा। जो ओलंपिक्स के जिस तरह से ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं, उसी तरह से ऑनलाइन गेम्स भी अब ओलंपिक्स का गेम होगा ऑनलाइन गेम माध्यम से। अगला है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये आपको बताना है भारत की रैंकिंग क्या है इसमें। तो 96 भारत की रैंकिंग है, कितना है 96। तो इसको कौन जारी किया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा जो है जारी किया गया है। तो 2024 में भारत की रैंकिंग 96 है 180 देशों में। स्कोर जो है 38 स्कोर किया है भारत। 2023 में वही देखेंगे तो 93 इसका रैंकिंग था, जो 180 देशों में। देश कितने हैं 180, अब की बार भी पिछली बार भी था। शीर्ष रैंकिंग देखेंगे तो डेनमार्क आपका जो है शीर्ष रैंकिंग है, स्कोर इसका 90 है। फिनलैंड आपका जो है 88 स्कोर के साथ जो है सेकंड स्थान पे है, और सिंगापुर आपका थर्ड स्थान पे 84 स्कोर के साथ है। अंतिम स्थान पे आप देखेंगे तो दक्षिण सूडान हो गया 180 स्थान पे, सोमालिया 179 स्थान पे, और वेनेजुएला जो है 178 स्थान पे। यानी ये तीनों जो है आपके नीचे से टॉप किए हैं, तो ये ध्यान रखना है। दक्षिण सूडान जो नीचे से पहले टॉप किया है, सेकंड टॉपर ये है, थर्ड टॉपर जो है आपका वेनेजुएला है। तो ध्यान रखना है ये, और ऊपर से जो टॉप किया है उसको भी ध्यान रखना है। इस तो ज्यादा महत्वपूर्ण है ऊपर वाले जो टॉप करते हैं। आप भी जानते होंगे जो ऊपर से टॉप करता है नाम उसका ज्यादा होता है, कि किसका ज्यादा होता है, कि नीचे से जो टॉप करता है। हमारे हिसाब से जो ऊपर से करता है, लेकिन आप लोग के हिसाब से जो होगा बताइएगा कि नीचे से जो टॉप करता है उसका नाम होता ज्यादा कि ऊपर से। तो ये देखेंगे आपका फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड ये 81 अंक के साथ जो है 5वें स्थान पे है। स्वीडन जो है 8वें स्थान पे, नीदरलैंड जो है आपके 78 स्कोर के साथ 9वें स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड ये 77 के साथ जो है 10वें स्थान पे है। और देखेंगे आपके पड़ोसी देश में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है क्या। पड़ोसी जो है, पड़ोसी देश नहीं, पड़ोसी मतलब कोई भी हो, अगर आप कहीं रह रहे हो तो वहां का पड़ोसी, घर पे है तो घर का पड़ोसी, तो पड़ोसी देश के बारे में ज्यादा जानना जो है उत्सुकता रहती है।
तो 2024 में देखेंगे तो पाकिस्तान 135वें स्थान पे है, श्रीलंका 121वें स्थान पे है, बांग्लादेश 149वें स्थान पे है। चीन अपने यहाँ का जो है अपने देश से जो है आगे है, क्योंकि हमारा 96 है, इसका जो है 76 है। तो ये हमसे आगे है, बाकी अगल बगल वाले देश हमसे पीछे हैं, वहां जो है भ्रष्टाचार ज्यादा है। सीबीआई सार्वजनिक क्षेत्र में जो है भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के जो है आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है, जिसमें जो है 0 रैंक होता है, जो अत्यधिक भ्रष्ट देश होता है उसका रैंक 0 होता है, लेकिन जो सबसे बहुत ईमानदार देश होते हैं उसका वो जो है 100 रैंकिंग होती है, वो आगे से रैंकिंग पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पानी पीना, इस क्वेश्चन को आप देख के बताइए। देखिएगा, जनवरी का करंट अफेयर्स आपका मंथली आ नहीं पाया था, क्योंकि हमारे गले में थोड़ा समस्या आ गई थी, बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा था, गले में दर्द हो रहा था। तो क्या हुआ, डॉक्टर जी ने कहा कि मतलब अगर जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना आपको दिक्कत होगी, इसीलिए जो है सेशन बहुत हम प्रयास किए कि जो है सेशन ले लिया जाए, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। ये हमारा जो है 20 जनवरी के बाद जो है जाकर के ठीक हुआ है, 20 फरवरी के बाद, सॉरी। तो तीसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक्शन समिट 2025 का मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक्शन समिट था, वहां जो पीएम मोदी भी भाग लिए थे, तो फ्रांस द्वारा जो है इसका मेजबानी किया गया था। तो 10 से लेकर के जो 11 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। पीएम मोदी जो है 11 फरवरी को पेरिस में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, सॉरी इमैनुअल मैक्रोन, ये देखिएगा रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, हम उनका नाम बोल दिए। आपका फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। उनके साथ जो है एआई एक्शन समिट की जो है सह-अध्यक्षता की थी। और जो इसी सह-अध्यक्षता के बाद जो है एआई का जो चौथा है समिट एक्शन समिट, वो भारत को सौंप दिया गया था कि अगली बार भारत करेगा। उद्देश्य क्या है एआई समिट का? एआई के जो है विकास के सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना, कार्यस्थल में जो है एआई के प्रभाव पर जो है संवाद को बढ़ावा देना, नवाचार और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है एआई के उपयोग को जो है प्रोत्साहित करना, एआई में जो है विश्वास स्थापित करना, और वैश्विक एआई शासन के लिए जो है एक समावेशी ढांचा जो है तैयार करना। इस उद्देश्य के तहत जो है इसको इस समिट को जो है आयोजित किया गया था। अगला है 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो अपने देश भारत में जो है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका जो है एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन किया गया है। 12 से लेकर के 14 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। विषय था एशिया प्रशांत में जो है ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना। देखेंगे एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी का एक जो त्रैवार्षिक 3 वर्ष में जो है आयोजन है, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी वहां है। इस 14वें जो है एएफएएफ का आयोजन एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी कुआलालंपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार और एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी भारतीय शाखा जो है मैंगलोर, इसको जो है संयुक्त रूप से आयोजन किए थे। और 2007 में जो है कोच्चि में आयोजित 8वें एएफएएफ है के बाद यह जो है प्रतिष्ठित कार्यक्रम दूसरी बार भारत में आयोजित हो रहा है। यानी एक बार और भारत में जो है 2007 में हुआ था, जब इसका 8वां जो है सम्मेलन था। तो ये इसको ध्यान रखना है, ये आपका जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करे, तो इंटरनेशनल लेवल की जो है ये आयोजन था। अगला है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको बताना है। जो गवर्नमेंट समिट था विश्व सरकार समिट, तो ये कहाँ हुआ है? सही उत्तर आपका रहेगा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन हुआ था। तो 11 से लेकर के 13 फरवरी 2025 तक जो 12वां संस्करण इसका था, 2013 से जो है इसका आयोजन हो रहा है। तो 12वां संस्करण अब की बस था जो कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। थीम था 2024-25 का शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी जो भविष्य की सरकार है उसको आकार देना। इस थीम के तहत जो है इसको आयोजन किया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का। और 150 से अधिक देश के प्रतिनिधि इसमें जो है शामिल हुए थे। उद्देश्य है सरकारों के बीच जो वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी नवाचार को बढ़ावा देना, भविष्यवादी सोच पर विचार करना
अन्य चुनौतियों पर जो है चर्चा करना, उसको कैसे जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उस पर जो है विचार विमर्श करना। अगला है, भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को जो है कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो अभी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लक्ष्य रखा गया है, जो आप जानते हो कि हाथी पाँव रोग जिसे कहते हैं, जो हाथ पाँव जो पाँव जो होता है हाथी की तरह हो जाता है, खूब मोटा सा फूल जाता है, आप जानते होंगे उसमें किस तरह से सूजन आ जाता है पैर में। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को जो है कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत सरकार ने 2027 तक ये लक्ष्य रखा है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को जो है हम समाप्त कर देंगे। देखिएगा, समाप्त कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन एक लक्ष्य रखना जो है बहुत महत्वपूर्ण बात होता है। उस पर काम करना अगर लक्ष्य रख के, तो वो काम मान लीजिए 30 में खत्म होने वाला था, वो काम आपका 28 में ही खत्म हो जाएगा। लक्ष्य रख के उस पर काम करेंगे, और बिना लक्ष्य के कोई काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आप लक्ष्य बना लेंगे हमको 14 घंटा पढ़ना है, हम करें 14 घंटा, आप नहीं पढ़ पाएंगे, हो सकता है नहीं पढ़ पाएंगे, शुरू में तो कतई ही नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आप जो 14 घंटा, हम करें 4 शुरू करेंगे कि नहीं, 4 घंटा, अगर 14 लक्ष्य बनाए तो 4 शुरू करेंगे कि नहीं 24 घंटा में, फिर धीरे धीरे करके जो है आप 10 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 10 घंटा बहुत हो गया जान लीजिए पढ़ाई। तो इस तरह से होता है जो है लक्ष्य बना के कोई काम करना। तो भारत सरकार 2027 तक ये निर्धारित किया है कि हम जो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को जो है समाप्त कर देंगे। तो जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जो है 10 फरवरी 2025 को 13 स्थानिक राज्यों में जो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए जो वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषध वितरण अभियान का जो है शुभारंभ किया। और नड्डा ने यह भी कहा था कि 2027 तक देश में से जो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसके बारे में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। इसे हाथी पाँव या एलिफेंटाइटिस कहा जाता है। आपसे बताया ना, हाथी की पाँव की तरह जो है पैर मोटे हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम हाथी पाँव भी है, इसका रोग का नाम। तो ये जो है फिलारियोइडिया परिवार से संबंधित गोल कुंडलित और धागे जैसे जो है परजीवी पैरासाइटिक नेमाटोड है, राउंड वर्म के कारण होता है। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना, परजीवी के कारण होने वाला यह बीमारी है, पैरासाइट के कारण। अगला है, किस शहर में पहला सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस आयोजित किया गया। तो ये आपको बताना है, ये पहला डायलॉग है, पहला सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद है। तो आपकी राजधानी नई दिल्ली में जो है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, और पहला है इसलिए जो है आपका और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो देखेंगे इसके बारे में, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 24 से लेकर के 25 फरवरी तक आयोजन किया गया था। उद्घाटन इसका मनसुख मांडविया करेंगे, और आयोजन इसको जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा CII एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। यह संवाद आपका सामाजिक न्याय के लिए जो वैश्विक गठबंधन यानी ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस का हिस्सा है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2023 में जो है लॉन्च किया गया था। तो देखेंगे इसको, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2023 में इसको लॉन्च किया था। ग्लोबल कोलिशन के सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल लेवल पे जो है कैसे कोलिशन यानी समन्वय है, संगठन हो सकता है आपस में, तो उसको बढ़ावा देने के लिए 2023 में लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। लेकिन अब ये क्षेत्रीय स्तर पे होने लगा है, तो क्षेत्रीय स्तर पे पहला जो है भारत में हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे जो है ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 से जो है सम्मानित किया गया है। देखिएगा, वैश्विक शिक्षक प्राइज अगर किसी को मिल रहा है विश्व लेवल पे, अगर आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि आप एज ए टीचर्स, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है ग्लोबल टीचर के लिए, तो वो प्राइज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये प्राइज अभी दिया गया है, तो ये प्राइज किसको दिया गया है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा मंसूर अल मंसूर को जो है ये प्राइज दिया गया है। अब इसके बारे में देखिएगा थोड़ा, दुबई में आयोजित हुआ रहा था क्या, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। अभी आपको बताया ना, 2 मिनट हुआ है, अभी आपको बताएं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ था, UAE के दुबई में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। वहीं जो है चैरिटी कार्यों और कैदियों को शिक्षा देने के लिए सऊदी अरब के ये टीचर हैं, सऊदी के टीचर हैं मंसूर अल मंसूर, उनको जो ग्लोबल टीचर प्राइज से जो है सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि के रूप में देखेंगे तो $1 मिलियन
अब आप इसको काउंट करिएगा, $1 मिलियन कितने रुपए के बराबर हो जाएगा। मंसूर अल मंसूर जो है एक लेखक है, ये अनाथ बच्चों को जो शिक्षा देने के लिए भी काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। इंटरनेशनल लेवल पे इनको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। अगला है, जोथम नापत को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये आपको बताना है, जोथम नापत को कहाँ का प्रधानमंत्री जो है चुना गया है, वो भी निर्विरोध रूप से चुना गया है। तो इन्हें जो है बानु आतू या बानु आतू जो भी कहिए, उसका इनको निर्विरोध रूप से प्रधानमंत्री चुना गया है। बानु आतू देखेंगे तो दक्षिण प्रशांत में एक जो है द्वीप राष्ट्र है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में आपका है और फिजी के पश्चिम में है। तो हाँ, ये मैप है आपके। बानुआता का पोर्ट विला इसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। और जो आपका ये है देखिएगा सोलोमन, और इसके जो है ये सब आपके देश है, फिजी के आपके पश्चिम में है। तो यही चीज आपसे बता रहा था। तो कहाँ स्थित है ये, न्यूजीलैंड के उत्तर में है। तो ये उसको ध्यान रखना, साउथ पैसिफिक में स्थित ये जो है देश है। ये है इसके जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं, जोथम नापत निर्विरोध चुने गए हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, प्रेसिडेंट रूल्स इम्पोज कर दिया गया है, किस भारतीय राज्य में। तो आप जानते होंगे हमारे देश का एक ही राज्य है जो अभी जो है काफी 2 साल से लगभग 2 इयर्स हो गए, ये जो है चर्चा में बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है 2 ग्रुप हैं, एक है मैतई, देखिए गलती हो गया, मैतई, और एक है कुकी। दोनों में जो है संघर्ष हो रहा है। आप जानते होंगे इसमें से जो है कुकी समुदाय के जो है महिलाओं को किस तरह से मैती समुदाय के लोग जो है नंगे करके परेड कराए थे। पूरा सोशल मीडिया इसी से जो है छा गया था। उस समय पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था। सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा था, यानी बीरेंद्र सिंह की सरकार से, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दिए थे। अभी वर्तमान में जो है वो इस्तीफा दे दिया है। वहां जो है आपके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इसी कारण से ये लगभग 10 फरवरी के आसपास इस्तीफा दिए थे, उसके 2-4 दिन बाद जो है राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया गया था, वहां लगा दिया गया था। तो अब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो उसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स में बता देते हैं। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा के बाद राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। और गृह मंत्री ने जो है मणिपुर के राज्यपाल जो अजय कुमार भल्ला है, देखिएगा यहाँ राष्ट्रपति शासन है, तो ये यहाँ इस समय जान लीजिए अजय कुमार भल्ला यहाँ के जान लीजिए मुख्यमंत्री के रूप में पूरा काम कर रहे हैं। तो इनको जो है इनकी रिपोर्ट आई थी, तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के तहत जो है अधिसूचना जारी की थी। किसके तहत? 356 के तहत। अभी इसके बारे में राष्ट्रपति शासन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर हो जाना चाहिए इसके बारे में, जब अगर कहीं राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लग रहा है। 1951 में पंजाब में सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रपति शासन लगा था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और ये आपको ध्यान भी रखना है। वो अनुच्छेद 355 जो है कहता है कि केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है, अनुच्छेद 355, कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था जो है उसके अनुरूप कार्य करेगी। अगर उसके अनुरूप नहीं कार्य करेगी तो केंद्र की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो राष्ट्रपति शासन जो है 2 आधारों पर आपका लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 और 365। 356 में जो है आपके हैं राष्ट्रपति की घोषणा जारी करने का अधिकार देता है कि वह आश्वस्त है, राष्ट्रपति आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार जो है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है और राष्ट्रपति शासन वहां जो है लागू किया जाए। और राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से अगर देखा जाए तो राज्यपाल के विवरण के बिना भी जो है प्रतिक्रिया कर सकता है। ये कह सकता है कि यहाँ जो है आप लागू करिए, जस्ट बोलिए, तो ये आपको कह सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये प्रतिक्रिया आपका राज्यपाल जो है इसकी रिपोर्ट के आधार पर भी जो है कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 356 के अनुसार जो है यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे जो है प्रभावी करने में असफल होता है तो यह जो है राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें जो है अब राज्य सरकार जो है संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप जो है नहीं चल सकती है। तो ये उसका जो है जिम्मेदारी हो जाती है राज्य के केंद्र की, और इसके द्वारा जो है ये कहा जाता है कि मतलब अब जो है विधि संगत आपका राज्य नहीं चल रहा है, अब आप रिजाइन दे दीजिए।
और वहाँ राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो कई सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो उसको आपको अलग टॉपिक में कभी पूरा बताएंगे, अभी डिटेल्स में बताएंगे तो लंबा शासन कम से कम 20 मिनट का यही सेशन हो जाएगा आपका। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है कौन सा टीम प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये 38वां अभी राष्ट्रीय खेल हुआ था, नेशनल गेम्स हुआ था, कहाँ हुआ था? यूके, कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में? ना ना ना, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो है हुआ था, इसको ध्यान रखना। यूके यूके कहते हैं तो सब लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, नहीं, यूके में, यूके मतलब उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हुआ था। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसको टीम में जो है प्रथम स्थान पे आई थी। कौन सा टीम आई थी? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो देखेंगे अभी यहाँ जो है समापन हुआ है हल्द्वानी के गौलापार स्टेडियम में 38वें जो है राष्ट्रीय, शुक्रवार को दिन याद हटाइए। स्पोर्ट्स सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसमें प्रथम स्थान पे थी। जो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड था, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, तो ये जो है आपका 68 गोल्ड के साथ, 26 सिल्वर के साथ और 27 ब्रॉन्ज के साथ पहले स्थान पे था। सेकंड पे आपका महाराष्ट्र था, 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और 76 जो है ब्रॉन्ज के साथ सेकंड पर था। वहीं हरियाणा देखेंगे तो आपका 48 गोल्ड्स, 47 सिल्वर्स और 48 जो है 58 ब्रॉन्ज के साथ जो है थर्ड स्थान पे था। और मेघालय जो है इसमें 2026 में जब होगा 39वां नेशनल गेम्स, तो उसकी मेजबानी को जो है उसको मेजबानी करने के लिए उसको सम्मान भी दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन इसका कौन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है देहरादून में इसका उद्घाटन किए हैं। कौन किए थे इसके बारे में पूरा आपको जो है 14 फरवरी तक इसका हुआ था, कई जिलों में हुआ था। 35 खेल इसमें जो है शामिल किया गया था। क्या क्या था? योग और मल्लखम्ब को जो है पहली बार इसमें शामिल किया गया था। हम कई बार आपको जो है पर डे वाली वीडियो में बता दिए थे। थीम इसका था हरित खेल, ग्रीन गेम्स। आपको और देखना है तो आप इसको रोक करके देख सकते हैं। शुभंकर इसका मौली था, तेजस्विनी इसका जो है मसाल था। और पहले इसको 1924 में शुरुआत किया गया था लाहौर से, जो अब पाकिस्तान में है। तब उस समय इसका अखिल भारतीय ओलंपिक खेल नाम था। जब 1940 में इसका मुंबई में आयोजन हुआ था तब 9वां संस्करण था और उसका नाम जो है नेशनल गेम्स पड़ा था। अगला है आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा राजधानी नई दिल्ली में जो है आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है आदि महोत्सव का आयोजन? नई दिल्ली में, राजधानी नई दिल्ली में। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है 16 से लेकर के 24 फरवरी तक। आयोजन कौन करा रहा है? ट्राइफेड, दी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो इसके द्वारा इसका जो है आयोजन कराया जा रहा है। कौन करा रहा है? ट्राइफेड करा रहा है, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसके मंत्री श्री जूएल ओरान है। उद्देश्य क्या है? भारत के जनजातीय समुदायों की जो है जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक जो है क्षमता का जश्न मनाना और उसका जो है प्रदर्शन करना, इस उद्देश्य के तहत इसका जो है आयोजन किया गया था। अगला है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये 8वां आपका हिंद महासागर सम्मेलन है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अभी हाल ही में। तो ये आपको बताना है। तो विकल्प में है आपका कोलंबो, मस्कट, कोच्चि, चेन्नई। तो ये जो है सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? आपके मस्कट में जो है, ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 16 से लेकर के 17 फरवरी तक जो है इसका आयोजन हुआ था। उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर जो है विचार विमर्श करना। तो नाम से आपका स्पष्ट हो रहा है कि जो है ये आपका सम्मेलन जो है हिंद महासागर के क्षेत्र के आसपास जितने भी देश हैं उससे संबंधित जो है देश इसमें शामिल होते हैं। हिंद महासागर के आसपास जितने देश हैं, और इस सम्मेलन में यही होता है कि हिंद महासागर में सुरक्षा कैसे बढ़ाई जा सकती है, हिंद महासागर के माध्यम से व्यापार का आवागमन कैसे सुगमता से हो सकता है, जो है देशों के बीच पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ सकता है, इसके लिए यह जो है सम्मेलन होता है। अगला है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको बताना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बताना है। विकल्प में आपके ज्ञानेश कुमार, अखिल कुमार, विवेक जोशी, संजय सेठ है। तो आपके ज्ञानेश कुमार जो है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन बना है? ज्ञानेश कुमार। राजीव कुमार के स्थान पर जो है ज्ञानेश कुमार बने हैं। नियुक्ति की सिफारिश जो है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली जो है 3 सदस्यीय समिति की थी, जिसमें जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है वर्तमान समय में, और गृह मंत्री अमित शाह जो है, इस तीनों लोग शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल थे। राष्ट्रपति ने इसको जो है मंजूरी दी है, इनकी जो है नियुक्ति को। ये 1988 बैच के जो है केरल कैडर के आईएएस अधिकारी पिछले साल जो है मार्च से चुनाव आयुक्त के पद पर थे, और इनको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जस्ट 1 मिनट, इनको जो है चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 324 में जो है इसका वर्णन है, अनुच्छेद 324 में। और जो है भारत में अभी वर्तमान में 3 जो है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक और 2 जो है आपके चुनाव आयुक्त होते हैं। 1990 के बाद 93 से शायद जो है ये कंटिन्यू तब से चला आ रहा है। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, जो उसमें ये कहा गया था जो एक वोट देने की उम्र है वो जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी ज्यादा वोट कराने में, इसलिए जो है इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया था। ऐसे याद भी कर लीजिएगा आपका। और जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या जो है 65 वर्ष, जो भी पहले होता है उस तक जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष। यानी अगर वो 6 वर्ष तक रह रहे हैं, मान लीजिए 59 में इनकी नियुक्ति हो गई, तो ये 65 तक चलेंगे, 6 वर्ष तक पूरा। लेकिन अगर मान लीजिए इनकी नियुक्ति 63 पे हुई है, 63 वर्ष पर, तो ये जो है 65 पे जाकर रिटायरमेंट हो जाएंगे 2 साल बाद। तो इस तरह से होता है। और पहला अगर देखेंगे, पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो सुकुमार सेन जो है पहले थे। कौन थे? सुकुमार सेन। और जो है सेकंड कौन बने थे? सॉरी, सेकंड आपको उतना जरूरी नहीं है, आपका फर्स्ट फीमेल देखना है। दोनों क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सुकुमार सेन पहले थे, पहला जब ये इसका स्थापना हुआ था 1950 में, 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुआ था। इसीलिए जो हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। फर्स्ट महिला देखेंगे तो BS रमा स्वामी थी। कौन थी? BS रमा देवी, सॉरी ये रमा स्वामी नहीं, रमा देवी है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स आप देख लीजिए, अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। अगला है 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो। कोमोडो जो है किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपको बताना है किस देश में आयोजित किया गया है। नौसैनिक अभ्यास था, तो कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। देखेंगे इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा जो है 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का 2025 का जो है 16 फरवरी को इंडोनेशिया के बाली में, बाली वहाँ का एक द्वीपीय जो है राज्य है, वहाँ इसका आयोजन हुआ और 22 फरवरी तक इसका आयोजन चला है। विषय था शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी, यानी समुद्री साझेदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है शांति और स्थिरता के लिए। इस अभ्यास में देखेंगे तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर सहित जो है 39 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें जो है 34 विदेशी युद्धपोत और 18 इंडोनेशियाई नौसैनिक जहाज जो है शामिल थे। अभ्यास आपका महत्वपूर्ण है। और भारत का जो है इसमें नौसैनिक अभ्यास में, इस नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में INS शार्दुल और एक जो है P-8I विमान की भागीदारी की घोषणा की थी, मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये शार्दुल याद रखना, ये कोमोडो में जो है गया था। और P-8I विमान समुद्री अंतःक्रियाशीलता और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को जो है बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको बताना है ब्रिक्स का जो है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, कब? जुलाई 2025 में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही उत्तर आपका रहेगा रियो डी जेनेरियो। अभी हम आपको एक सेशन में इसको बता दिए थे, वैसे इसको जो है देख लीजिएगा, रियो डी जेनेरियो में होगा। हम इसके बारे में 6 से 7 जुलाई तक होगा। अब इसके बारे में हम डिटेल्स इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हम आपको एक सेशन में जो है मतलब इसी सेशन में जो है अभी पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके थे, तो इसको आप देख लेंगे जाके। अगला है भारत के पहले वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट। अब वाई फेशियल सोलर प्लांट पहली बार सुना जा रहा है नाम, ये क्या होता है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया पहले ये बताइए, तब आपको बताते हैं इसका क्या उद्घाटन किया गया है। ओपन वर्टिकल वाई फेशियल जो है
सोलर प्लांट का। तो सही उत्तर आपका रहेगा राजधानी नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो वर्टिकल बाईफेशियल सोलर क्या होता है, जैसे मान लीजिए सोलर प्लांट आपका होता है, एक मान लीजिए सोलर प्लांट है, इसको कहीं आप जो है नीचे या छत पे जो है इसको लगा देते हैं सोलर प्लांट को। अब इसको क्या होगा, एक प्लांट ऐसे मान लीजिए प्लांट ही यही है, अब इसको ऐसे ऐसे पोजीशन में रखा जाएगा कि दोनों तरफ से जो है एनर्जी लेगा, सोलर एनर्जी लेगा और यहाँ से चार्ज होगा आपका। तो इसको वर्टिकल रूप में जो है लंबवत रूप में ऐसे जिस तरह से जैसे मान लीजिए कोई चीज खड़ा कर दिया जाता है, उसी तरह से इसको वर्टिकल रूप में रख दिया जाएगा और यहाँ इसका जो है दोनों तरफ से इसको सोलर एनर्जी मिलेगी, जिससे जो है ज्यादा सोलर एनर्जी मिलेगा तो ज्यादा जो है ऊर्जा उत्सर्जित होगा इससे। तो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने जो है आई मेट्रो के बैनर तले भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के सहयोग से जो है और साझेदारी से नई दिल्ली में ग्रीन मेट्रो सिस्टम दी फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित भी किया था। और उद्घाटन इसको मनोहर लाल खट्टर किए थे, जो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं, बिजली तथा बिजली मंत्री भी हैं। और सम्मेलन में इसी दौरान जो है केंद्रीय मंत्री ने जो है खट्टर ने ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो बायोडक्ट पर जो है भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल मतलब दो फेस, उसका दोनों तरफ से वो जो है रिचार्ज होगा, सोलर प्लांट की स्थापना की है तथा खैबर पास डिपो का उद्घाटन भी वहीं किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है वही आपसे हम बता दिए द्विमुखी क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। अगला है, देखिएगा, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है ओपन एयर आर्ट जो है म्यूजियम का। तो नई दिल्ली के मौसम भवन में जो है 18 फरवरी को इसका जो है उद्घाटन किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल जो है संग्रहालय का उद्घाटन किए थे। अब इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपका घर है कहीं, घर जरूर कहीं होगा, अब ऐसा ना कहिएगा घर हमारे पास नहीं है, तो घर मान लीजिए कहीं है, लेकिन आपके घर के दीवारों पे देखेंगे तो ज्यादा करके कहीं एक आध फोटो कहीं लगा होगा, लेकिन फोटो नहीं लगा होगा। लेकिन आपके घर के इतिहास से संबंधित पूरा जो है फोटो आप पे लगा दिया जाए, कब आपका जन्म हुआ, कब आपके पिता का जन्म हुआ, कहाँ कहाँ वो गए मुख्य रूप से, जैसे कहाँ यात्रा किए, कैसे पढ़ाई किए, तो मुख्यतः जो जितने भी घटनाएं घटी हैं उस पर पूरे दीवार पे जो है आपके फोटो से चिपका दिया जाए। तो क्या हो गया, ओपन आर्ट जो है ये ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम हो गया। मतलब वॉल में जो है एयर में जो है इसको म्यूजियम बना दिया गया, जितनी घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं उसको जो है इसमें जो है दर्शा दिया गया। तो उसी तरह से जो मौसम विज्ञान संगठन है, विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो 150वीं वर्ष की यात्रा को जो है चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया है। आप जानते होंगे 1875 में जो है आईएमडी की स्थापना हुई थी, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। तो उसकी 150वीं जो है वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, तो उससे संबंधित जो है ये उद्घाटन किया गया है। आप म्यूजियम में देखेंगे तो 38 भित्ति चित्र है दर्शाया गया है, जो भारत की मौसम संबंधी प्रगति, आईएमडी के ऐतिहासिक विकास और समाज में इसके योगदान को जो है दर्शाते हैं। यह परियोजना दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से जो है विकसित की गई थी, और जिसमें आईएमडी के मुख्यालय की बाहरी दीवारों को जो भारत की मौसम पूर्वानुमान विरासत के रूप में जो है के लिए एक कलात्मक श्रद्धांजलि में जो है बदल दिया गया था या बदल दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बना है। तो आपको बताना है दिल्ली का जो है मुख्यमंत्री कौन बना है, वो भी आपको ये बताना है। चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है ये, अभी तो आपका नाम से तो जान ही गए होंगे, रेखा गुप्ता इसमें जो है चौथा महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। तो शालीमार बाग सीट से ये विधायक है, वहीं से ये जो है मंत्री जो है बनी है, सॉरी वहीं से विधायक बनी थी, तो इनको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लेना के बाद ये जो है चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। परवेश वर्मा है उप मुख्यमंत्री बने हैं। और विधानसभा अगर देखेंगे दिल्ली में तो 70 सीटों वाली विधानसभा है, जिसमें 48 सीटों पर आपकी बीजेपी जीती है और 22 सीटों पर आपकी जो है आम आदमी पार्टी जो है इस सीट पर काबिज हुई है, 22 सीटों पर जो अभी तक सत्ता में थी। और भाजपा 27 वर्षों बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव को जो है
जीत पाई है, बहुमत पाई है। तो देखेंगे दिल्ली में जो है अगर 70 सीटें हैं तो दिल्ली में जो है 7 मंत्री बन सकते हैं, 10% मंत्री बन सकते हैं। विधानसभा की सीटों के 10% जो है मंत्री बन सकते हैं, यानी 7 मंत्री मुख्यमंत्री सहित जो है बन सकते हैं। तो ये भी आपको डाटा याद रखना है। इसकी स्थापना दिल्ली की कब हुई थी, दिल्ली को एनसीआर कब बनाया गया था, ये आपको बताना है, कई बार आपको बताए हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय लेदर एक्सपो 2025 का 6वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो लेदर एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। लेदर मतलब क्या होता है, चमड़ा। तो चमड़ा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक लेवल पे इसको जो है निर्यात को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए ये आयोजन हुआ था। तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा एक्सपो का 6वां संस्करण जो है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर एसोवियम द्वारका नई दिल्ली में जो है शुरू हुआ था। 20 से 21 फरवरी तक ये चला था। चर्म निर्यात परिषद जो है इसको जो है आयोजन को करवाई थी। उद्देश्य क्या है, वैश्विक चमड़ा और फुटवियर उद्योग में जो है भारत की स्थिति को मजबूत करना। इस उद्देश्य के तहत जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला है हाल ही में कौन सा देश ओपेक प्लस में जो है शामिल हुआ है। तो ये आपको बताना है कौन सा देश जो है ओपेक प्लस में शामिल हुआ है। सही उत्तर आपका रहेगा ब्राजील। ब्राजील जो है ओपेक प्लस में शामिल हो गया है। तो ओपेक मतलब पहले आप जानिए ओपेक क्या होता है, तब ओपेक प्लस जानेंगे ना। ओपेक मतलब होता है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने वाली, निर्यात करने वाली कंट्री है, उससे संबंधित जो है एक समझौता हुआ था और ये सब मिल करके जो है एक संगठन बनाए थे जिसे ओपेक कहा जाता है। तो ब्राजील जो है ओपेक प्लस गठबंधन में शामिल हुआ है जिसमें 22 तेल निर्यातक देश शामिल हैं। तो यह ओपेक सदस्यों और विश्व के 10 प्रमुख जो है गैर ओपेक तेल निर्यातकों का जो है निर्यातक देशों का गठबंधन है और जिसमें शामिल है ये सब देश हैं। आप इसको देख लीजिएगा। ये देश जो है वैश्विक लेवल पे तेल का स्थिरता के लिए, तेल का उत्पादन कितना होता है, ये सब के बारे में पूरा जो है कितना निर्यात करना है, कितना नहीं करना है, इस सब पे कार्य करते हैं। और ओपेक प्लस आप देखेंगे तो ओपेक का ओपेक प्लस तो आपको दिखा दिए, ये ओपेक प्लस वाला है। ये ओपेक प्लस में जो कौन कौन से शामिल हैं। और ओपेक में जो है आपका ये भी पेट्रोलियम निर्यातक देश है, लेकिन इसका संक्षिप्त नाम है ओपेक का। और एक जो है अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे सितंबर 1960 में जो है बगदाद सम्मेलन के दौरान जो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा जो है स्थापित किया गया था। इसमें जो है 13 सदस्य वर्तमान में शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे आपके ओपेक का, तो अभी वर्तमान में इसका जो है पहले शुरुआत में जिनेवा में था, लेकिन अभी वियना ऑस्ट्रिया में इसको जो है शिफ्ट कर दिया गया था। तब से वहीं वियना में ये सम्मेलन, इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो इसको आपको याद रखना है। ये सब इसमें जो है शामिल देश हैं, इसको आप देख सकते हैं रोक करके। अगला है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की जो मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो किस स्टेट में ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये कंटेस्ट। सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो मई के महीने में। इसका जो है 72वां संस्करण की मेजबानी तेलंगाना करेगा। 7 मई से जो है शुरू होगा और 31 मई को ये समाप्त होगा। इसका फाइनल जो है ग्रैंड फिनाले 31 मई को होगा। इस प्रतियोगिता में जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 जो नंदिनी गुप्ता है ये करेंगी, कोटा से बिलोंग करती हैं ये। और मिस वर्ल्ड 2024 71वां संस्करण जो मुंबई में हुआ था, जिसको क्रिस्टीना पिजस्कोवा जो है चेक रिपब्लिक की जो है उन्होंने ये जीता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को जो है शामिल किया गया है। तो टाइम्स मैगजीन्स की अगर विश्व लेवल की मैगजीन्स में किसी भारतीय महिला को शामिल किया जाता है तो ये निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को इसमें जो है शामिल किया गया है। तो देखेंगे असम की जीव विज्ञानी है, बायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है। यह जो है विश्व की 13 महिलाओं की सूची में से जो है 13 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया, उसमें से एक है जिसे टाइम्स मैगजीन सूची में जगह मिली है। तो भारत की एक महिला इसमें शामिल है। इन्हें जो है व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है मिल चुका है, वो भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार मिला है, 2017 और 2024 में। डॉक्टर बर्मन जो है असम में हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए जो है भी कार्य कर रहे हैं। उसी कार्य से इन्हें जो है व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिल चुका है।
टाइम्स मैगजीन जो है 1923 में स्थापित एक मैगजीन है, अमेरिका मीडिया कंपनी है। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिएगा आपका जो है डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन जो है ये हैं, ये इनके द्वारा जो है संरक्षण के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण से इन्हें जो है विश्व लेवल का अवार्ड मिल चुका है। अगला है, किस देश के माउंट डूकोनो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसके कारण से ये चर्चा में था। तो किस देश में जो है ये विस्फोट हुआ है, तो आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा इंडोनेशिया में जो है ये विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया के डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो किस देश में ये स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। तो इसके बारे में आप डिटेल्स देखिएगा थोड़ा सा। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुक प्रांत में जो है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण से जो है विमानन चेतावनी जारी किया गया है। और हाल माहेरा द्वीप पर जो है स्थित इस ज्वालामुखी से 2000 मीटर की ऊंचाई तक राख निकली है तथा ज्वालामुखी के दक्षिणी क्षेत्र में जो है घने बादल छा गए हैं, जिसके कारण से जो है ये विमानन क्षेत्र को अलर्ट भी जारी किया गया था। अन्य ज्वालामुखी अगर इंडोनेशिया के देखेंगे तो आपका माउंट मेरापी कई बार न्यूज में रहता है, कहीं कहीं मोरापी लिखा रहता है, कहीं कहीं मेरापी, माउंट समेरू, माउंट केरेंसी, माउंट अंगुंग, माउंट सिनाबुंग, माउंट लेबरटोबी, माउंट रोंग और ब्रोमो पर्वत ज्वालामुखी, ये सब जो है यहाँ स्थित है। ये कई बार जो है चर्चा में आपके रहते हैं। अगला है, किस आईआईटी द्वारा एशिया का पहला वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किया जा रहा है? तो ये आपके आईआईटी मद्रास के आईआईटी द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, इसकी मेजबानी किया जा रहा है। तो एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता जो है 2025 का आयोजन आईआईटी मद्रास के सैटेलाइट कैंपस डिस्कवरी में जो है, डिस्कवरी नाम से इसका जो सैटेलाइट कैंपस है वहां इसको आयोजित किया गया। कब किया गया? 21 से लेकर के 25 फरवरी तक। और आईआईटी मद्रास, आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और एसएई इंडिया यानी रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार का जो है अतिरिक्त सहयोग इसमें जो है प्राप्त था। उद्देश्य क्या है इसको आयोजित करने का? तो वैश्विक प्रतिभाओं, उद्योग जगत के नेताओं और शोधकर्ताओं को जो एकजुट करना, सहयोग, नवाचार और हाइपर लूप प्रौद्योगिकी के जो है विकास, वास्तविक दुनिया में जो है कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। हाइपर लूप के बारे में आपको हम कई बार बता चुके थे। ये जो है वैक्यूम में चलने वाली जो है आपका एक ट्यूब के माध्यम से चलने वाली एक कह लीजिए रेल होगी, जो 1000 किलोमीटर की स्पीड तक भी चल सकती है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल सकती है, जो आपके यातायात को जो है चौथी कड़ी माना जा रहा है, पांचवा जो है साधन माना जा रहा है यातायात का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, मन की बात कार्यक्रम में ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पीएम मोदी से संबंधित है। पीएम मोदी इसका जो है वर्णन किए थे। मन की बात के 169वें संस्करण के दौरान पीएम मोदी ने जो है सोलगी जनजाति का वर्णन किया है। तो ये किस राज्य में आपके जो है निवास करती हैं? सोलगी जनजाति तो कर्नाटक में ये जो है निवास करती हैं। इनका जो है पीएम मोदी का अपने मन की बात कार्यक्रम में वर्णन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अच्छा काम किए होंगे तभी किया गया हो। पीएम मोदी तो ऐसे है नहीं कि जो है ऐसे किसी चीज का जो है वर्णन कर देंगे। तो देखेंगे पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान जो है बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर यानी बीआरटी टाइगर रिजर्व के सोलिंगा आदिवासी लोगों का जो है उल्लेख किया है। क्यों किया है? और उनके बाघ संरक्षण के लिए जो है उनके योगदान को सराहना किया है। तो बाघ संरक्षण के लिए जो है उनका योगदान किया है, ये बाघ संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, मुख्यतः जो है ये कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। और बांस और मिट्टी के बने जो है झोपड़ी में निवास करते हैं। सोलिगा मतलब होता है बांस के बच्चे। ये जो है बिलीगिरी रंगना पहाड़ी और माले महादेश्वर पहाड़ियों के निकट जो है परिधीय क्षेत्रों में रहते हैं। और द्रविड़ भाषा सोलागा, कन्नड़ और तमिल जो है बोलते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनका देखेंगे धर्म जो है हिंदू रीति रिवाजों का ये पालन करने के साथ जो है ये लोग प्रकृतिवादी या और जीववाद का जो है अभ्यास करते हैं। यानी प्रकृति के साथ कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा सामंजस्य बना करके जो है जीवन जिया जाए, तो उस पर ये कार्य करते हैं। ये पर्यावरण के साथ जो है सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। अगर देखेंगे इनके बारे में और कुछ विशेषता, जो सोलिगा टाइगर रिजर्व के अंदर रहने वाले ये पहला आदिवासी होगा, समुदाय होगा
जिसके जो है वन अधिकारों को जो है यहाँ अधिकारों को 2011 में एक अदालत के फैसले द्वारा जो है मान्यता दी गई थी। क्यों मान्यता दी गई थी? क्योंकि ये जो है जो टाइगर रिजर्व था उसके अंदर ये नहीं कि ये टाइगर, जैसे क्या होता है अगर वहाँ लोग रहने लगे, वहाँ पीपुल्स निवास करने लगे तो उस टाइगर रिजर्व को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनके द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि क्या किया गया, उसको जो है संरक्षण दिया गया, उनको जो है बढ़ावा दिया गया, उसको जो है वहां की जनसंख्या घटी नहीं बल्कि बढ़ी टाइगर रिजर्व, टाइगरों की उस टाइगर रिजर्व में। तो इसके कारण से जो है इन्हें मान्यता दी गई थी, और भी अदालत द्वारा, कोई सरकार द्वारा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है वित्तीय साक्षरता सप्ताह, सप्ताह यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किस संस्था द्वारा जो है मनाया जा रहा है? वो भी मनाया गया कह लीजिए, क्योंकि 24 से लेकर के 28 फरवरी तक ये हम लोग मनाए थे। तो आरबीआई जो भारत का जो है बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये जो है आयोजित किया गया है। तो देखेंगे 24 से 28 फरवरी तक जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया था। विषय इसका था वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, यानी वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा है और देना है, महिला समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उद्देश्य यही होगा कि महिलाओं के बीच जो है वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बढ़ाना है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 विजन जैसे व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ जो है संरेखित है। तो इसको देखेंगे अगर हम देखेंगे अपेक्षाकृत, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, एक साइड होती है मेल, एक साइड फीमेल। तो अगर देखेंगे वित्तीय रूप से अगर साक्षर भी देखेंगे या मोबाइल के मामले में देखेंगे तो पुरुषों के पास जो है मोबाइल ज्यादा है अपेक्षाकृत महिलाओं के। तो महिलाएं, उसके बाद महिलाएं बाहर अपेक्षाकृत भी कम जाती हैं, अगर ओवरऑल डाटा देखा जाए तब बता रहे हैं। तो इसीलिए जो है महिलाओं में साक्षरता, वित्तीय साक्षरता कह रहे हैं, वित्तीय साक्षरता कम होती है, तो इसीलिए जो है महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला है जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, मतलब अब बन गए हैं। तो ये कौन चांसलर बने हैं? तो ये फ्रेडरिक मर्ज जो है यहाँ के चांसलर बने हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है पावरफुल, उसी तरह से जो है जर्मनी में चांसलर होते हैं। तो ये कौन बन गए हैं? तो आपके फ्रेडरिक मर्ज जो है यहाँ के चांसलर बने हैं। तो जर्मनी में जो है जर्मन विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की जो है कंजर्वेटिव पार्टी ने जीत हासिल की है, और जो वहाँ के ओलाफ स्क्लोज थे उनको हरा करके ये जो है अब काबिज हो गए हैं यहाँ के जो है पद पर। तो याद रखना है, वहां जो है जो चुनाव हुआ था उसमें ये जो है जीत हासिल किए हैं, चांसलर बने हैं। अगला है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम रीफ जो है, अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ्स कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपको बताना है कहाँ बनाया जाएगा, जो अंडर वाटर म्यूजियम होगा और कृत्रिम रीफ होगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र में यह जो है बनाया जाएगा। देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो महाराष्ट्र नेवी ने जो है अपनी डीकमीशन जो है, डीकमीशन मतलब होता है जो सेवा में नहीं है, वो शिप जो है उसको जो पहले एक बार कमीशन किया जाता है, जब उसको सेवा में लाया जाता है, जब उस सेवा से जो उसको हटा दिया जाता है तो उसको डीकमीशन कर दिया जाता है कि मतलब अब ये जो है पुरानी हो चुकी है, अब इसको सेवा से निकाल देना चाहिए। तो आईएनसी गुलदार को जो है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन को जो दिया है, और आईएनएस गुलदार को जो है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के निवाती राग से पास जो है समुद्र में डुबो करके अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा, और इसका प्रयोग अब क्या होगा, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, क्योंकि उसको डीकमीशन कर दिया गया। अब उसका कोई मतलब रहेगा नहीं, मतलब करने मतलब ये नहीं रहेगा कि अब वो चलेगा है नहीं और सेना के काम आएगा नहीं। तो उससे जो है इनकम जनरेट करने के लिए उसको एक म्यूजियम के रूप में कहीं स्थापित कर दिया जाएगा, उसको लोग जाएंगे देखने, और उसके लिए सरकार को जो है पैसा पेमेंट करेंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, और एक जो है आपका टूरिज्म का साधन बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस मिशन के जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए जो है चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री, जो उनका नाम भी बता रहा है, जॉन मैकफॉल। इनका संबंध किस देश से है? आपका नाम भी पूछा जा सकता है कौन है, लेकिन नाम तो हम आपको बता दे रहे हैं, आपको देश बताना है। तो ये आपके ब्रिटेन से जो है बिलोंग करते हैं। कौन है? जॉन मैकफॉल। तो इनको जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है इन्हें घोषणा की है कि शारीरिक रूप से अक्षम पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है मिशन के लिए मंजूरी दी गई है। और इनका जो 47 वर्षीय है, 47 वर्ष के ब्रिटिश सर्जन है, पूर्व पैरालंपियन है, पैरालंपिक में जो है मेडल जीत चुके हैं जॉन मैकफॉल।
और जिन्होंने 19 वर्ष की आयु में जो है एक मोटर बाइक दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था, अब ये जो है अब मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। तो ये देखिएगा इनका जो है पैर इस तरह से कुछ फ्रैक्चर हुआ था, और ये जो है इनका इमेज इस तरह से है। तो ये अब कहा जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आपको बताना है ये कितने देश के जो है अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर के जो है ये आपको जस्ट ये आपका स्थापना किए थे। तो आपको हम बता दिए ना, 5 ये स्पेस एजेंसी थे। आप कितने देश नहीं बताना कि कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, तो ये आपको बताना है। अगला है, चर्चा में रहा टेम्स नदी किस देश में जो है बहती है, जो अभी चर्चा में रही है। तो विकल्प में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए। सही उत्तर आपका रहेगा इंग्लैंड में जो है ये बहती है। क्यों चर्चा में था, तो एक अध्ययन से जो है पता चला है कि फास्फोरस के स्तर में जो है 40 साल की गिरावट के बावजूद जलवायु परिवर्तन के कारण जो है टेम्स नदी में शैवालों की संख्या जो है बढ़ रही है। तो ये टेम्स नदी के बारे में थोड़ा देखिएगा। ये आपका जो है 346 किलोमीटर लंबी है नदी। इंग्लैंड की सबसे जो है लंबी नदी है, लेकिन यूके जो है यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में अंतर आपको कई बार बता चुके हैं। तो यूके की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है, नहीं नदी है ये। और स्रोत आपका ये है ग्लास्टर सायर्स में जो है टेम्स हेड से ये निकलती है, और टेम्स मुहाना के माध्यम से उत्तरी सागर में ये जो है जाके गिरती है। तो देखिएगा इसके लंदन हो गए, ऑक्सफोर्ड हो गया, विंडसर हो गया, ये सब महत्वपूर्ण प्लेस से ये जो है जा रही है, इसलिए ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखेंगे आपका जो है ऑक्सफोर्ड, सलाख, उसके साउथहेम्प, लंदन, कैम्बेल, रीडिंग, ये सब जो है इसके आसपास स्थित जो है सिटी है, जो टेम्स नदी के किनारे जो है बसे हुए हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो उत्तरी सागर में ये जाकर के गिर रही है। तो आज का सेशन दोस्त यहीं तक रखते हैं। वैसे यूके भी आप देख लीजिएगा, यूके आपका ये है यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं, ये आपका उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बनी है। तो यहाँ का जो है ये आपका सेकंड मैप, सॉरी ये आपका यूके सेकंड नदी है यूके की, लेकिन ये आपका इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्त आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा और वीडियो अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। देखिए पूरा प्रयास किया गया कि जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है महीने का उसको पूरा कवर कर दिया जाए डिटेल्स में। अगर आप लोग जो है सपोर्ट करते रहेंगे तो वीडियो और अच्छे से और बढ़िया से तैयार करके जो है प्रस्तुत किया जाएगा आपको। लेकिन सब जरूरी है आप लोग के सपोर्ट की, क्योंकि देखिएगा इतना लंबा जो है सेशन होता है, इसको जो है बनाने में पूरा जो है बहुत मेहनत लगती है। जब आपका जो आप लोग देखेंगे ही नहीं तो बनाने का मतलब क्या रहेगा, मित्रों तक अपने पहुंचाएंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो है अगर जितना ज़्यादा देखेंगे उसी हिसाब से वीडियो आपका जो कंटेंट में क्वालिटी में और ज़्यादा सुधार आएगा, और ज़्यादा मतलब आपको जो है अच्छे अच्छे लेवल पे जो है चीज़ें मिलते रहेंगे। और आपका जो है इम्पोर्टेंट डेज और थीम जो है महत्वपूर्ण दिवस और थीम का वीडियो जो है फरवरी का, वो लगभग 24-25 मिनट का होगा, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो आपको मिल गया है, वहाँ उसको भी जा करके देख लीजिएगा। देखिएगा जब देख लेंगे तभी आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि हम पूरा जो है फरवरी पढ़ लिए हैं, महत्वपूर्ण दिवस और थीम। क्योंकि आप देखते होंगे अभी पीसीएस जैसे एग्जाम में जो है 3-3 4-4 क्वेश्चन दिवस से ही सिर्फ पूछ ले रहे हैं। तो इसलिए जो है आप जो है बढ़िया से उसको देखा करिएगा जो बताते हैं, और देखेंगे तो आप उसको पूरा हम डिटेल्स में विथ क्वेश्चन जो है बताए हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे हम शार्ट में आपको बता दिए हैं। तो पढ़ाई अपना जारी रखिएगा, और जो करंट अफेयर्स है उसको भी आप देखा करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।